गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपने क्लास में डिस्कस कर रहे थे वेक्टर, और क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर का सबसे बेसिक नियम त्रिभुज नियम। इसके अलावा दो नियम हम और पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। क्लास के शुरू में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि वास्तव में ये तीनों नियम जो हैं वो एक ही टाइप के हैं, एक ही रिजल्ट को शो करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इनको तीन अलग अलग नियमों के नाम दिए हैं। वास्तव में ये तीनों नियम त्रिभुज नियम के ही रूप हैं, एक ही है मतलब। और त्रिभुज नियम में अपन ने दो चीजें सॉल्व की थी। पहला कि दो त्रिभुजों की जो दो भुजाएं हैं वो यदि सदिशों को निरूपित करें तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उन दोनों के योग को व्यक्त करेगी। आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर पिछले क्लास में हमने लिखा था। फिर हमने आर का मान निकाला था और आर कौन से डायरेक्शन में होगा, पी से कितने डिग्री पर होगा, क्यू से कितने डिग्री पर होगा, वगैरह वगैरह भी हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमने उसका एक बेसिक क्वेश्चन भी किया था। आज अपन सदिशों को जोड़ने से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में जो है वो, या फिर अपन ऐसा कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो त्रिभुजों सदिशों को जोड़ने के जो क्वेश्चन हैं वो अपन यहाँ से उठाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल उठाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले होंगे। यदि आप उनको बस इतना सा मैं आपको सजेशन जरूर करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं तीनों नियमों के बाद कोई क्वेश्चन उठाऊं, तो आप पहले उसका सॉल्यूशन जो है वो क्लास में देखने से पहले एक बार अपनी कॉपी पेन लेके उसको ट्राई कीजिए, और उसके बाद वीडियो को जो है वो आगे देखिए, ताकि यदि आप उसको सोल्व कर पाते तो ये बहुत अच्छी बात है, और यदि आप कहीं नहीं कर पाते तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी मिस्टेक जो है वो कहाँ थी। तो इस तरह से आप ये कोशिश करना इन सब चीज़ों को कवर करने की। तो चलिए आज अपन क्लास पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं अपने, और शुरू करते हैं त्रिभुजों के नियम सदिशों को जोड़ने के बाकी दो नियमों की, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। जो बुलवा कहाँ है? This is our board. We have to cancel it. Go with the close. हाँ बच्चों, टॉपिक था सदिशों का संयोजन। इसमें हम एक नियम पढ़ चुके हैं, कौन सा? त्रिभुज नियम पढ़ चुके हैं, और त्रिभुज नियम में अपने पास जो आर आया था वो आया था रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन भी हमने निकाली थी। इसकी डायरेक्शन अल्फा बराबर tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। ये दो चीजें अपन ने यहाँ सोल्व की थी। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आगे वाले दोनों नियमों में भी रिजल्ट जो है वो यही होना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा नियम अपन पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन समांतर चतुर्भुज नियम ये क्या कहता है? ये कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं उन्हें कहते हैं जो एक पॉइंट पर मिलती हों। समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो आमने सामने वाली भुजाओं पे ये नियम नहीं लगेगा, आसन्न भुजाओं पे लगेगा। मतलब वो दोनों किसी बिंदु पर मिलने वाली होनी चाहिए। माफ करना, थोड़ा सा आवाज में शायद प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा गला मेरा खराब है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करें, तो उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण उन सदिशों के योग को व्यक्त करता है। देखो क्या कहानी है इसमें। हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये समांतर चतुर्भुज को नाम हम दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। मान लीजिए ये पहली भुजा है, ये एक सदिश को निरूपित करती है पी वेक्टर, और ये दूसरी आसन्न भुजा, देखो दोनों एक बिंदु पे मिल रही हैं, और ये दोनों के तीर का बीच का कोण थीटा, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। यदि ये दोनों दो सदिशों को निरूपित करे तो समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है कि इसका जो विकर्ण है वो इनके योग को व्यक्त करेगा, रिजल्ट को व्यक्त करेगा। यानी कि आर वेक्टर बराबर क्या है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है। कहानी वही दो जोड़ने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आया कहां से? अब ये देखो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने इसको त्रिभुज नियम से ही सोल्व किया है, ये वास्तव में त्रिभुज नियम का ही एक पार्ट है। यहाँ तक का डायग्राम आपको समझ में आया? क्या कहा हुआ इसने? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु, इनके कटान बिंदु से जाने वाला जो विकर्ण है वो इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगा। यहाँ पर हमारा पहला सदिश है ए बी, है ना, और दूसरा सदिश है ए डी, और ये दोनों आसन्न भुजाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनके कटान बिंदु से जो एसी जा रहा है, जो विकर्ण जा रहा है, वो इन दोनों के योग को व्यक्त करेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखिए ये कहाँ से हमने सोल्व किया है, तो इसमें देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ से लंब डाल देते हैं। और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, चलिए अपन इस बिंदु को नाम दे देते हैं ओ। अब ये देखिए कि AD और BC, AD
डी और बी सी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ये जो दो डबल लाइन मैंने लिखाई है ना, इसका मतलब तो समांतर हैं। ए डी और बी सी दोनों समांतर हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यदि मैं इसकी दिशा को ऐसे मान लूं तो ये दोनों सदिश जो हैं वो सेम हो जाएंगी। तो यदि ये सामने वाला सदिश क्यू है तो ये सदिश भी क्यू होना चाहिए, है ना, वैल्यू के हिसाब से। तो इसलिए इसको अपन ने क्यू लिखा तो इसको भी अपन क्यू लिख सकते हैं। ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है, सामान्य ज्योमेट्री है। तो पीछे वाले की तरह ही क्यू के इधर टुकड़े करेंगे तो क्यू कॉस थीटा आएगा, और इधर टुकड़ा करेंगे तो क्यू साइन थीटा आएगा। अब बचा हुआ पार्ट जो है देखो वैसे का वैसे ही है। ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ट्राइंगल ए ओ सी में देखो वही अपन निकालेंगे। आर स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या किया समझ में आ रहा है ना भाई। एओसी एक समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को अपन ने लिख दिया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वही वैल्यू आएगी जो हमने पिछले वाले में सॉल्व किया। तो इसको तो अपन बार बार सॉल्व करेंगे नहीं, हमें सिर्फ जो है वो दूसरा नियम मिल गया। कौन सा नियम? समांतर चतुर्भुज नियम। कहाँ से आया? त्रिभुज नियम से ही आया। डायग्राम के हिसाब से हमने इसको त्रिभुज नियम से ही अडॉप्ट किया है। कैसे किया ये अभी मैंने आपको समझाया है कि भाई ये एडी भुजा बीसी के समांतर है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। दिशा बराबर हो गई, वैल्यू बराबर है ही, तो उसका मान यदि क्यू होगा तो इसका मान भी क्यू के बराबर ही आना चाहिए, है ना। ऐसी परिस्थिति में हमने इसको भी क्यू लिख लिया। तो क्यू लिखते ही बाकी काम अपना पिछले वाले की तरह हो गया। ये हो गया अपना समांतर चतुर्भुज नियम। क्लियर है? अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी वैसे ही निकालनी है। ये देखो अल्फा पी के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो ये अपने पास वही आ जाएगा, टेन अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सेम टू सेम है, मैं इसको यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कहाँ से हमने इसको निकाला है। ये एक्सप्लेन हमने पिछले सेगमेंट में किया है। तो यहाँ तक की होगी कहानी। समांतर चतुर्भुज नियम हमने पढ़ लिया। अब तीसरा जो नियम है वो है बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है पहले तो इसका स्टेटमेंट समझो। यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं सदिशों को निरूपित करे, यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं सदिशों को निरूपित करे तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा उन सभी के योग को व्यक्त करेगी विपरीत दिशा में। देखो क्या स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर समझ में आएगा।
स्टेटमेंट है बहुभुज नियम का बच्चों। यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं दो या दो से अधिक सदिशों को निरूपित करें, मतलब पहली बात तो ये ध्यान रखना कि बहुभुज नियम दो से अधिक सदिशों के लिए लग रहा है ना। त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम दो सदिशों के लिए एप्लीकेबल था और बहुभुज नियम दो से अधिक सदिशों के लिए एप्लीकेबल होगा। यदि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाएं एक के बाद एक वाली डायरेक्शन समेत क्रमागत भुजाएं दो से अधिक सदिशों को निरूपित करें तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा उन सभी के योग को व्यक्त करेगी विपरीत दिशा में। देखिए क्या है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बहुभुज बना लेता हूँ। इस बहुभुज का नाम है ए बी सी डी ई और एफ। ये बहुभुज की पहली भुजा है, इसका सदिश हो गया पी वेक्टर। ये दूसरी भुजा है, ये सदिश को रिप्रेजेंट करती है क्यू। ये तीसरा है, ये आर वेक्टर, सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं, इनको अपन इस तरह से कर लेते हैं। पॉइंट्स को अपन स्मॉल में नाम दे देते हैं ना, ताकि अपने को दिक्कत ना आए। ए बी सी डी ई एफ, है ना। और सदिशों को नाम दे देते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर। ये दूसरा सदिश हो गया बी वेक्टर, है ना। ये तीसरा सदिश हो गया सी वेक्टर, ये चौथा सदिश हो गया डी वेक्टर और ये पांचवा सदिश हो गया ई वेक्टर। देखो बच्चों, एक बहुभुज था जिसकी क्रमागत भुजाएं पांच सदिशों को निरूपित कर रही हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जहां पहला खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू हो रहा है, तो हो गए ना क्रमागत एक के बाद एक वाले। ये पांच सदिशों को निरूपित करता है। तो वो ये कहता है कि आपकी जो अंतिम भुजा है, अब अपने पास बहुभुज की पांच भुजाएं तो अपन ने पांच सदिशों को निरूपित कर दिया। अब जो अंतिम भुजा है वो है एफ से लेकर ए, लेकिन ये कह रहा है विपरीत दिशा में, यानी उल्टी दिशा में इन सभी के योग को प्रदर्शित करेगी। ये इस दिशा में इन सभी के योग को प्रदर्शित करेगी। वास्तव में आर वेक्टर क्या है, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का सभी सदिशों का योग को व्यक्त करता है। ये बहुभुज का नियम है। समझ में आ रही बात? देखो मैंने डायग्राम बनाया, एक बहुभुज बनाया, मैंने दिखाया कि ये देखो क्रमागत भुजाएं पांच सदिशों को निरूपित करती हैं। तो जो बहुभुज को बंद करने वाली लास्ट भुजा है, जो बहुभुज को बंद करने वाली लास्ट भुजा है, वो इन सभी के योग को व्यक्त करती हैं। तो जो लास्ट भुजा है उसका मान जो भी आएगा वो इन पांचों सदिशों के योग के बराबर आएगा, दिशा सहित। दिशा भी हमने बना रखी है। अब ये आया कहां से, देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलीगन लॉ, बहुभुज नियम का स्पष्टीकरण। ये बहुत सारे त्रिभुज नियमों के योग के बराबर होता है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, मैं पेन को चेंज कर लेता हूं और आपसे एक डायग्राम बनाने को इसमें कहता हूं। अरे भैया ऐसा मत करो यार। हमारा डायग्राम है ए से सी तक की एक लाइन खींचनी है। चलिए इसको अपन साइड में बना के बात करते हैं, दोबारा दूसरे एक्सप्लेनेशन की अपन बात करें। ऑफ पॉलीगन लॉ बहुत इजी है। देखो बहुत सारे त्रिभुज नियमों का एक साथ जोड़ा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं। बना नहीं, हटाओ फिर, तो नहीं बना दो, दूसरा बनाते हैं। बन गया। तो ये है अपने पास एक बहुभुज, और इसको हमने किस तरह से व्यक्त किया था वो लिख लेते हैं। ये अपना मान था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था, ये एफ था, है ना। और ये इसका ये पी वेक्टर था, ये क्यू, सॉरी पी नहीं, ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर था, ये डी वेक्टर था,
और ये ई वेक्टर था, और ये इन सब का रिजल्ट था आर वेक्टर, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बिंदु ए और सी को एक लाइन से मिला दिया, और मैंने कहा कि देखो सबसे पहले मैं आ जाता हूं ट्राइंगल ए बी सी में। ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ए से बी एक सदिश है, बी से सी दूसरा सदिश है। तो ये जो तीसरी भुजा है ना, ये देखो विपरीत दिशा में इन दोनों के योग को व्यक्त करेगी। ये तो अपने पास हो गया बहुभुज नियम, है ना। तो वास्तव में ये ए से सी तक की जो कहानी है, वास्तव में ये ए से सी तक की, ए से सी तक का जो वेक्टर है वो किसका रिजल्ट है, वो रिजल्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये बात समझ में आई क्या आपको? भाई मैंने एबीसी में त्रिभुज नियम लगा दिया। त्रिभुज नियम कहता है कि यदि त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में, तो ये एक इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, तीसरी भुजा आनी इधर से थी, लेकिन इसको मैंने विपरीत दिशा में क्या बना दिया, इनका योग बना दिया। तो ये जो तीसरी भुजा है जिसका नाम है एसी, इसी आधार पर मैंने इसका नाम दे दिया एसी वेक्टर, है ना। ये ए और बी का जोड़ है, तो ए और बी को जोड़कर हमने तीसरा बना लिया। तो अब अपने को ए और बी को एक बार, अपना कोई काम नहीं, ए और बी को अपन मिटा देते हैं। ये मिटेगा नहीं, चलो कोई नहीं मिटेगा। यहाँ तक की समझ में आई? तो ये जो ए से सी तक का जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का है। अब आते हैं, मैंने दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला दी। अब मैं गया त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में देखो एक सदिश तो ये रहा, पहला सदिश तो कौन सा है, ए सी। दूसरा सदिश कौन सा है, सी डी। और तीसरा सदिश विपरीत दिशा में ले तो ए डी हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में क्या आ रहा है कि ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर है, जो तीसरा है वो विपरीत दिशा में लेना आपको, तो ये बनेगा ए डी वेक्टर। बोलो अरे बच्चों बात समझ में आ रही क्या? दो सदिशों का योग तीसरी भुजा होती है, लेकिन विपरीत दिशा में होती है। तो मैंने पहला लिखा ए डी, दूसरा लिखा सी डी, तीसरा मुझे लिखना चाहिए था डी सी ए, सॉरी डी ए, लेकिन मैंने लिखा क्या है ए डी। क्यों? क्योंकि वो कहता है विपरीत दिशा में होती है। अब मैं इनके मान लिख लेता हूँ। मैंने AC का मान ऊपर वाले से निकाल रखा है, तो AC का मान कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। और CD का मान अपने को दिया हुआ है सी वेक्टर है, तो ये AD वेक्टर हो गया। तो बच्चों AD वेक्टर अपने पास सीधा सीधा आ जाएगा कि AD वेक्टर जो है वो क्या है, असल में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना। इतनी कहानी समझ में आई? पहले से पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण ये था। अब मैं जा रहा हूँ तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप के लिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लिया, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया। तो ये देखो, ये इसके डायरेक्शन ये थी ना, मैं बनाना भूल गया था। अब इसमें देखिए मैं जा रहा हूँ त्रिभुज ए डी ई में। कौन से में? यहाँ देखो ध्यान से, त्रिभुज ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में तो दो क्रमागत भुजाएं तीसरे के बराबर होगी। पहली क्रमागत भुजाएं कौन सी हो गई, ए से डी। दूसरी कौन सी हो गई, डी से ई। तीसरी कौन सी हो गई, ए से ई। तो मेरी क्या कहानी है? तो ए से ई तक का जो पार्ट है वो होगा ए से डी तक का, ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। तो ए डी वेक्टर ए ई वेक्टर की वैल्यू अपन सोल्व कर लेते हैं। ए डी वेक्टर का मान अपने को पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये डी ई जो है लास्ट वाला, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा डी वेक्टर, है ना। तो ये कहानी हो गई। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अरे 3 त्रिभुज नियम लगा दिया। अब चौथा लास्ट है, कौन सा है? इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, अपन ने ऐसी लिया। अब आप लगा दो ए डी एफ। इस त्रिभुज में चले जाओ, तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो त्रिभुज ए ई एफ में देखो पहली भुजा कौन सी हो गई, ए से ई। दूसरी भुजा कौन सी हो गई, ई से एफ। तो इन दोनों का योग तीसरी भुजा विपरीत दिशा में, तो ये हो गया ए से एफ, हो गया विपरीत दिशा में।
तो ए से ई का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ई एफ का मान कितना है, ई वेक्टर, और ए एफ का मान कितना है, आर वेक्टर। हैंस प्रूव्ड। हमें ये प्रूव करना था कि लास्ट वाला जो है उन सभी के योग को व्यक्त करेगा। तो वास्तव में समांतर बहुभुज नियम जो है वो क्या चीज है, बहुभुज नियम जो है वो हो गया अपने पास से कि बहुत सारे त्रिभुज नियमों का एक संयुक्त रूप है। हमने क्या किया, लगाया तो नियम बहुभुज पे था, लेकिन उसके टुकड़े करते गए और त्रिभुज नियम लगाते गए। तो वास्तव में जो त्रिभुज नियम है वो समांतर चतुर्भुज बहुभुज नियम है, ये बहुत सारे त्रिभुज नियमों का एक रूप है। तो ये अच्छा, इसमें भी आर का मान वही आएगा, लेकिन आप कहेंगे कि सर हमें तो आर के मान में 2 ही दे रखा है। एज ए न्यूमेरिकल जो है वो आपके 2 सदिशों वाला ही आएगा, लेकिन कई बार डायग्राम बना देता है, कई बार कोई डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन पूछ लेता है, तब अपने को बहुभुज नियम काम में आ सकता है। ठीक है, तो 3 नियम हो गए अपने पास, त्रिभुज नियम हो गया, समांतर चतुर्भुज नियम हो गया और बहुभुज नियम हो गया। सदिशों को जोड़ने के ये 3 ही नियम, सदिशों को जोड़ने के ये 3 ही नियम है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस आधार पर अपने पास 3 नियम हो गए, कुछ सूत्र हो गए, जैसे आर का सूत्र हो गया और उसके एंगल अल्फा का सूत्र हो गया जो उसकी डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली यही अपने काम आएगा। चलिए, यहाँ तक की क्लास ये अपना थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एक दो अपन इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो अपन एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे मान लीजिए बेसिकली कल अपन ने एग्जाम्पल उठाया था एक, तो दूसरा देखिए कि घूम कर कैसे आ सकता है कोई क्वेश्चन। दो समान सदिशों का परिणामी भी उन्हीं के समान आता है। दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या है? जो घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, ये कहानी जो है वो 2 सदिशों के जोड़ से रियल, तो या तो त्रिभुज नियम लग जाएगा, समांतर चतुर्भुज नियम लग जाएगा, या बहुभुज नियम लग जाएगा। और ये जो फॉर्मूला लग रहा है थ्योरी में बिना किसी डायग्राम के कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए तो सीधा सीधा एक ही सूत्र अपने पास आर वाला। तो ये कह रहा है कि 2 समान सदिशों के परिणामी भी उन्हीं के समान है। पहले तो 2 सदिशों का परिणामी जानने का सूत्र लिख लो, सॉल्यूशन दे दो। परिणामी जानने का सूत्र क्या है? आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। और वो कह रहा है जिन 2 सदिशों को आप जोड़ रहे हैं वे दोनों बराबर है, मतलब अपने क्वेश्चन के हिसाब से p और q बराबर है, तो चाहे दोनों को मैं p लिख दूं चाहे q लिख दूं। चलो मैं p लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि r बराबर, पहला स्टेप जो उसने थ्योरी में कहा था कि ये दोनों बराबर है, तो मैंने दोनों को ही p लिख लिया, 2p कॉस थीटा। ठीक है, फिर वो कह रहा है इनको जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है वो भी इन्हीं के बराबर है, मतलब r भी इन्हीं के बराबर है। ये भी गिवन है, दिया हुआ है कि अब ये आप कहेंगे कि सर 2 को जोड़ने पर, सदिशों में ऐसा हो सकता है डायरेक्शन की वजह से, सदिशों में उनसे कम भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है और बराबर भी आ सकता है। तो कल किया था ना भाई, p प्लस क्यू तो मैक्सिमम मान आता है, p माइनस क्यू मिनिमम मान आता है ना। तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि p और q दोनों बराबर हैं, तो हमने दोनों को p लिख दिया। फिर कह रहा r भी p के बराबर है, इन्हीं के बराबर आ रहा है, तो इसको भी मैं p लिख लेता हूँ। तो p बराबर अंडर रूट, अंदर वाले को सोल्व करके लिख दूँ, तो 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा है, वर्ग कर दो दोनों साइड। वर्ग किया तो यहाँ इधर बनेगा p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये तो इधर रख लो, इसको इधर भेज दो, तो क्या बनेगा ये 2p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो ये 2p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर यहाँ बचेगा माइनस का p स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर बनेगा माइनस का p स्क्वायर बट्टा 2p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर तो बेटा कट जाएगा,
और आपके पास बचेगा cos थीटा बराबर -1/2। आपको यदि याद हो तो ये कितने डिग्री का कोण होता है, कैसे निकालेंगे इसको? थीटा बराबर ऐसे ही तो लिखोगे ना, कल बताया था। कोण से वैल्यू, वैल्यू से कोण, कोण से वैल्यू लगाओ तो कॉस, और वैल्यू से यदि कोण निकाल रहे हो तो कॉस इनवर्स, है ना। तो इस तरह से चलो मैं ये तो मैं ले लीजिए, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख देंगे कितने डिग्री का, कॉस की कितने डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। तो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास का यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, वहाँ मैंने ऐसे कोणों की वैल्यू निकाल कर बताई है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट उठा देता हूँ, कोण cos 120 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या होती है, -1/2 होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पर हो रहा है कि हमने कहा कि भाई ये वैल्यू -1/2 थे, तो जिन सदिशों की इक्वेशन में बात कर रहा है जो दोनों बराबर थे, उनका परिणामी जो उन्हीं के बराबर आया, उनके बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। समझ में आई क्या बात, कोई दिक्कत? चलिए, ये हुआ अपने पास सदिशों को जोड़ने के नियम। अब आपको सदिशों को जोड़ने के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सदिशों को जोड़ने का एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है और किस तरह से ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो बच्चों, सदिशों का संयोजन, दो सदिशों को जोड़ने के जितने भी नियम कायदे थे हमने सारे पढ़ लिए। त्रिभुज नियम हमने पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज नियम हमने पढ़ा है, बहुभुज नियम हमने पढ़ा है और उनकी वैल्यूज को सोल्व किया है। बहुभुज नियम में अपन ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे आएगा, उसका डेरिवेशन टाइप मान लो कि उसका एक्सप्लेनेशन हमने किया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि दो टाइप के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन का तो हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, वो था जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है वो बनेगा आपके डायग्राम से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोई एक आध क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड भी सदिश का उठा लूँगा। सदिश बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और सॉरी वाइड सब्जेक्ट है, बड़ा ही इसमें अच्छा, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे उन टॉपिक्स को भी पढ़ते जाएंगे तो उनमें इनका यूज होता जाएगा, तो सदिश के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, है ना। अभी तो अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह नहीं है, तो जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी रेंज जो है वो बढ़ती जाएगी इस टॉपिक की। तो अच्छा, अब आपको मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपनी किताब में से सदिश से रिलेटेड, सदिशों के संयोजन से रिलेटेड, सदिशों को जोड़ने से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन आपको मिलता है उस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, और आप उनको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें जो हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं ये आप सीख जाएंगे। चलिए, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना जो मैंने अभी आपको जो टास्क दिया है, जो वर्क दिया है, उसको करने की कोशिश कीजिए, और हम मिलते हैं अगली क्लास में सदिशों के एक नए टॉपिक के साथ। हम वियोजन का भी पार्ट पढ़ेंगे। मैंने वियोजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था, लेकिन आगे हम उसको फिर से पढ़ेंगे डिटेल में। और सदिशों को गुणा करने का भी एक बड़ा ही अजीबोगरीब और विशेष तरीका होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे गुणा करने का। और चलिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।